ऑडिबल जरा बताएं अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे मेरी आवाज़ आ रही है सभी तक? प्लीज़ बताएं अगर आवाज़ आ रही है तो। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नामक चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर, आखिरी पड़ाव। और इसमें आई थिंक आखिरी के 10 सवाल बाकी हैं, ऐसा कुछ था। क्या मामला है बताओ, कितने सवाल बाकी हैं आखिरी के? 10 सवाल। हाँ, आखिरी के 10 सवाल हैं आई थिंक। एक मिनट। यस, ठीक है। बाकी सब चंगा, जीवन सही चल रहा है? जीवन में सब बढ़िया। आजकल अगर लोग बोल देंगे उनके जीवन में सब बढ़िया चल रहा है तो बड़ा ही क्या कहते हैं, लोग शॉक हो जाते हैं, है ना। सबके जीवन में कुछ प्रॉब्लम ही चलती रहती है। किसी को फ़ोन करो तो ये दिक्कत, वो दिक्कत, ऑफिस का दिक्कत, यहाँ का दिक्कत, वहाँ का दिक्कत। लोग कहते हैं जीवन ही दिक्कत का नाम है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। ये सब फर्जी बातें हैं। जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग संघर्ष ही करते रहते हैं, तो हमें लगता है यही नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। जिंदगी को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। निकाल के मतलब कहने का मतलब मेरा जी सकते हो, जिसमें कोई संघर्ष नहीं है। मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, पर आप संघर्ष नहीं कर रहे हो। इंटरनली आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सही पर्सपेक्टिव है, सही समझ है। ग्राम पंचायत इलेक्शन कब है? 29 तारीख को है ना, 29 अप्रैल। यूपी में 29 अप्रैल को शायद ना, 29 अप्रैल को। देखो मैं कितना अपडेट रहता हूँ। हमारे यहाँ 29 अप्रैल को है, मुझे नहीं पता हर जगह 29 को है या फिर। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A ladder is resting against a vertical wall and its bottom is 2.5 meter away from the wall. If it slips 0.8 meter down the wall, then its bottom will move away from the wall by 1.4 meters. What is the length of the ladder? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखें क्या क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एक लैडर है, ऐसे वॉल के अगेंस्ट रेस्ट कर रहा था और रेजिस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एंड इट्स बॉटम इज 2.5 मीटर अवे। ये बॉटम है आपका 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और कह रहा है अगर ये 0.8 मीटर स्लिप कर जाए यहाँ, तो अब लैडर अगर स्लिप करेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ी नीचे आएगी, यहाँ थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो ये कह रहा है मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाई 1.4 मीटर। तो ये आपका 1.4 मीटर है और ये आपका 0.8 है। इतनी जानकारी आपको दी है और कह रहा है कि आप बताओ लैडर की लेंथ कितनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? ओके, क्लियर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? सो यार देखो, लेंथ ऑफ द लैडर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपका ये है कि आप कहोगे ये लेंथ मेरी x के बराबर है, ठीक। फिर आप कहोगे कि लैडर की जो लेंथ l है, ये या तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 0.8 का होल स्क्वायर है प्लस 2.5 का होल स्क्वायर है, एक तरीका। दूसरे तरीके से यही लैडर की लेंथ हम दूसरे ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं, तो वो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3.9 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स प्लस 3.9 का होल स्क्वायर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आने के बाद आप लैडर की लेंथ निकाल सकते हैं। पर ये तो तरीका हो गया जो लगा लोगे आप। मैं अब दूसरे तरीके की बात करने जा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।
एक बात आप मुझे ये बताओ कि अगर आप यहां पर 2.5 देख रहे हो और यहां पर आप 1.4 देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखना, क्या ये ओवरऑल लेंथ, देखो बेसिकली है क्या, अगर मेरी लैडर की लेंथ एक ही है, दिस इज माई लैडर लेंथ L, और मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं कुछ इस तरीके से, राइट, यहां भी ये L ही है, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो इस तरह से होनी चाहिए कि इनके स्क्वायर्स का सम क्या हो, L के बराबर हो सकता है कि मेरे पास दो पाइथागोरियन ट्रिपल हो, एग्जैक्टली एक पाइथागोरियन ट्रिपल हो और जिसमें ये और ये रिप्लेस हो रहे हो दोनों केसेस में। आपने देखा है कि नहीं, मान लिया एक ट्राइंगल आपका ऐसा है, यह है 3 4 5 और दूसरा ट्राइंगल ऐसा हो 3 4 5, सेम ट्रिपलेट दो केसेस में इस तरह के राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हो, संभव है कि नहीं है, पॉसिबल है। या ये भी हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हो बट उनके स्क्वायर्स का सम इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा हो। तो मैं आपको कोई हिंट दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, और उसके थ्रू हम चेक करने की कोशिश करेंगे। आप जरा एक बात बताओ मुझे कि ये जो लेंथ है, आपको क्या इस लेंथ में, देखो अगर आप कहोगे कि मेरे को 0.5 2.5 यहां दिख रहा है, बात इससे नहीं बनने वाली है क्योंकि आपको वैल्यू तो खोजनी है। सो मैं कह रहा हूं इनका सम अगर देखो आप इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक 3.9 का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। सो 3.9 इसेंशियली थोड़ा स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये एक 1.3 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, और पाइथागोरियन ट्रिपल में 13 वाला एक ट्रिपल है जो आपको आता है, 5 12 13 करके होता है, कुछ याद है। लेकिन आपको ये ध्यान से देखना है कि लेकिन ये तो 13 वाला जो है ये तो वैल्यू मेरी बेस में है, ये वैल्यू मेरी बेस में है, 13 का मल्टीपल है। अब देखो मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 3.9 का स्क्वायर है जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है, और अगर ये x की वैल्यू भी मेरा 1.3 का मल्टीपल मान लिया आता है, लेट अस एज्यूम, सो आपका आंसर उस केस में 1.3 का मल्टीपल होगा। दोनों में अगर 1.3 दिखे तो उसका स्क्वायर कॉमन होगा, और कॉमन लेने के बाद अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मुझे ये काबिलियत रखती है कि 6.5 दे दे। सो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही प्रॉपर मेथड है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या ये हो सकता है, क्योंकि यहां जब मुझे 3.9 दिखा है जो 13 का मल्टीपल है, देन आई एम थिंकिंग कि देखो जब भी कोई डेटा बनाता है एग्जामिनर तो यूजुअली वो क्या करता है, वो कोई नंबर दिमाग में सोचेगा और उस नंबर को फिर सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा या उसी को फर्दर डिवाइड कर देगा। तो उसने इस सवाल को कैसे बनाया होगा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि उसने एक ट्राइंगल बनाया होगा, उस ट्राइंगल में उसने एक बेस लेंथ लिया होगा, ये लेंथ उसको पता होगा और लैडर लेंथ भी उसको पता होगा। फिर उसने कहा होगा कि अच्छा इसको थोड़ा इधर ऊपर कर देते हैं 0.8 लेट से, और इसको इधर कर देते हैं इतना कि इस तरीके से ऐसा करने पे लैडर की लेंथ चेंज ना हो, और सवाल बन गया होगा। ठीक है, तो कंसिडरिंग दैट व्हेन आई एम लुकिंग एट द सम 3.9, मेरे दिमाग में चीज आ रही है कि 1.3 का मल्टीपल आंसर हो सकता है। अगर x भी 1.3 का मल्टीपल हो, कंसिडरिंग दिस आप 6.5 को चेक करिए एज एन ऑप्शन। अगर आप 6.5 को यहां चेक करने जाओगे तो देखो क्या बोलोगे आप कि अगर लैडर की लेंथ 6.5, और इसका दूसरा कारण भी अभी आपको समझ में आएगा। दूसरा कारण यह है कि अगर मैंने इस लेंथ को बोला कि ये 3.9 है, सो आप मुझे बताओ कि 3.9 को क्या मैं 1.3 इंटू 3 बोल सकता हूं? अगर मैं इसको 1.3 इंटू 3 बोल सकता हूं तो आप कहोगे 6.5 वो नंबर है जो मुझे 3 4 5 वाला ट्रिपल दे सकता है 1.3 इंटू 5 करने की वजह से। दिस इज द मेन रीजन वाई आई एम पिकिंग इट, कि मे बी ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन रहा हो, मोस्ट बेसिक, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनते हैं कि उन्होंने एक ट्रिपलेट उठा लिया, अब उस ट्रिपलेट में सारे साइड्स को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3.9 जो कि 1.3 इंटू 3 है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि लैडर की लेंथ शायद 1.3 इंटू 5 हो और उसने 3 4 5 ट्रिपल से सवाल बनाया हो। एग्जामिनर के दिमाग में घुसने की कोशिश करें, जो कि सरासर गलत है। किसी के दिमाग में घुस के उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करना बहुत गलत है, पर हम हर गलत काम करते हैं। ठीक है, सो कहते हैं ना कि कंपटीशन निकालने के लिए सब जायज है, करो, लेट अस सी। अब मुझे आप बताओ कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी? क्या ये वैल्यू तुम्हारी 1.3 इंटू 4 के बराबर होगी? आप कहोगे यस। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 1.3 इंटू 4, बिकॉज
ये 1.3 इंटू 5, 1.3 इंटू 3, 1.3 इंटू 4 हो गया। अब हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि दूसरे केस में जब ये लैडर यहां पर इस पोजीशन पे प्लेस्ड है, तो आपको पता है ओवरऑल लेंथ आपकी कितनी है, 6 के बराबर है। ये लेंथ आपकी 6 के बराबर हो जाएगी। सो आप कहोगे 6 का स्क्वायर तो ये हो गया प्लस 2.5 का स्क्वायर। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 6.5 का होल स्क्वायर है। तो आप कहोगे ये तो हो गया 36 और ये हो गया 6.25, जोड़ दो तो आपका हो गया 42.25 और ये वैल्यू आपकी कितनी है, आप कहोगे कि ये 6 सत्ते 42, 6.5 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर आप इसका लॉजिक समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पा रहे हैं तो इससे सॉल्व करो। सब आपके सामने मैंने लिख दिया, ट्रेडिशनल मेथड। देन इफ यू कैन थिंक लाइक दिस कि ये 3.9 का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एग्जाम में सवाल ऐसे ही बनते होंगे कि 3, 4, 5, 1.3। ऑब्वियसली तुम्हें सवाल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, सीधे 3.9 थोड़ा ना सोचोगे। तुम एक ट्रायंगल पकड़ोगे 3, 4, 5 वाला, फिर वहां से आप करोगे सब काम कि चलो इसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप खेल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो ये सॉल्व करो, हो जाएगा इससे। एक पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द रोड व्हिच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। PQ are 2 points towards the north of the pole such that PQ is equal to B and angle of elevation of the top of the pole at P and Q are alpha and beta. And the height of the pole is. So देखो आपको एक चीज समझना है कि ये है मेरी नॉर्थ और साउथ रोड, बहुत ध्यान से देखना, नॉर्थ साउथ रोड बोल रहा है, और एक पोल यहां खड़ा है और वर्टिकली खड़ा है, तो ऐसे खड़ा है, ध्यान देना है, बाहर की तरफ है ऊपर। यहां पर एक पॉइंट आपका है P और एक पॉइंट तुम्हारा क्या है Q। ये लेंथ तुम्हें क्या दी हुई है, B। दिस लेंथ इज गिवन टू बी B। P जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है और Q जो एंगल बना रहा है आपका वो क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ये दिया हुआ है ना। आपसे पूछा है कि बताना है आपको कि हाइट ऑफ द पोल कितनी है, पोल की हाइट कितनी है। तो देखो कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सरल है। आपको पता है कि पोल के बेस से इस पॉइंट P की जो अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, ये लेंथ कितनी होगी, इसको अगर O बोल दूं, सो आप कहोगे PO की जो लेंथ होगी वो होगी H cot अल्फा। ये बना के मैं समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से बता रहा हूं कि पोल के बेस से अगर कोई पॉइंट अल्फा एंगल पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो लेंथ होगी वो होगा आपका सिंपली H cot अल्फा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं QO की लेंथ, तो ये हो जाएगा H cot बीटा होगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, QO माइनस PO डिफरेंस निकालूं, तो आपको मिलेगा B और B हो जाएगा आपका H cot ऑफ बीटा माइनस cot ऑफ अल्फा। सो H की वैल्यू जो हो गई आपकी, ये हो गई B अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फा, जो कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मेरा पोल है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका एंगल, ये पॉइंट आपका बी है। एक्चुअली सवाल आप कर चुके हो, ये अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये आपका बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कर चुके हो कि नहीं सवाल। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको बोल दो कि भैया ये 60 डिग्री है मेरा और ये मेरा 30 डिग्री है। अगर आपने ऐसा बोला तो आप कहोगे ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये लेंथ आपकी 3 होगी, बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। हाइट कितना है, √3। अब देखो किस ऑप्शन में बीटा को 30 और अल्फा को 60 डालने से मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मिल रही है, √3 के बराबर। ठीक है, कैलकुलेट करो। तो आप कहोगे यहाँ तो √3 नहीं मिलेगा, यहाँ तो ये 1/3 मिलेगा या 3 मिलेगा। अल्फा tan अल्फा अगर आप रखते हो tan 60 तो √3 है, ये 1/√3, 3b मिला और b की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या है, 2, 6 हो गया, गलत हो गया। ये तो मैच करेगा ही करेगा। tan बीटा माइनस tan अल्फा निगेटिव है, गलत हो गया।
चलेगा नहीं। tan बीटा प्लस tan अल्फा अगर आप करते हो तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा सिंपली √3 + 1/√3। तो ये वैल्यू आपकी है 4, √3/4 b। अब b की वैल्यू अगर आपने 2 रख भी दिया तो ये वैल्यू आपकी √3/2 आ रही है, जो कि गलत है। तो आप स्टैंडर्ड ट्राइंगल का यूज करके भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी, गेटिंग माई पॉइंट। सो जो वैल्यू है वो है √3 और 1। फाइन, मेक सेंस? यस। इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो आसान सवाल है, ये आप पहले भी कर चुके थे। उसी क्वेश्चन को थोड़ा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सिंपल सा सवाल है और इसको कर लो। A clock tower stands at the crossing of the two roads which point in the north south and east west directions. PQRS are points on the road due north, east, south and west respectively, where the angle of elevation of the top of the tower are respectively alpha, beta, gamma, delta, then PQ upon RS is equal to। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि PQRS किधर है, नॉर्थ, देन ईस्ट, देन साउथ, देन वेस्ट। तो यहां पर आपको बोला है कि कहीं P पॉइंट है, यहां पर आपका Q पॉइंट है, यहां पर आपका R पॉइंट है और यहां पर आपका S पॉइंट है, और यहां आपका क्लॉक टावर है वर्टिकल। ऐसे क्लॉक टावर क्या है, वर्टिकल है। अब एक बात आप ये बताओ कि अगर मैं इस लेंथ की बात करूं और इस लेंथ की बात करूं तो P वाला अल्फा एंगल बना रहा है, Q वाला आपका बीटा एंगल बना रहा है, R वाला आपका गामा एंगल बना रहा है और S वाला आपका डेल्टा एंगल बना रहा है। 4 एंगल्स दिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप फटाफट इस लेंथ को तो लिख सकते हो ना। ये लेंथ आपकी क्या है, ये लेंथ है आपकी h कॉट अल्फा, तो इसको आप लिखो h कॉट अल्फा। ये लेंथ आपकी क्या है, h कॉट बीटा, इसको आप h कॉट बीटा लिखो। ये लेंथ आपको मालूम है क्या होगी, आपकी h कॉट गामा होगी, तो इसको h कॉट गामा लिखो। और ये लेंथ आपकी क्या होगी, h कॉट डेल्टा, यहां पर, तो इसको लिखो आप h कॉट डेल्टा, ऐसे लिखो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि PQ की लेंथ किसके बराबर होगी और RS की लेंथ किसके बराबर होगी। सो अगर आप PQ की लेंथ निकालने जाओगे पाइथागोरस से तो ये क्या बनेगा आपका, सिंपली आपका बनेगा, अगर मैं बोलूं PQ स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में भी PQ स्क्वायर और RS स्क्वायर का रेशियो चाहिए। सो PQ स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है h स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, ये हो गया। और जो आपका RS स्क्वायर आने वाला है वो क्या आने वाला है, h स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। सो अगर मुझे PQ अपॉन RS का होल स्क्वायर निकालना है, जो कि एसेंशियली PQ स्क्वायर बटे RS स्क्वायर है, सो h स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी ये, विच इज ऑप्शन सी। ओके, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आया सभी को, मेक सेंस? हाँ जी, क्लियर है, बोलो यस। देखो मैं बार बार ये लिख के नहीं दिखा रहा हूं कि h कॉट बीटा कैसे होगा, ये सबको बता चुका हूं मैं कि ये अगर वर्टिकल टावर है तो इसके फुट से लेके जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, h कॉट बीटा उस फुट से यहां तक की लेंथ होती है। क्लियर है कि नहीं, सही यस? कुछ बोलो हाँ या ना भाई, समझ में आना चाहिए मुझे कि आ रहा है तुम्हें समझ में। क्लियर, ओके। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, यस। Each side of a square subtend an angle of 60 degree at the tip of a tower of height h meters standing at the center of the square. If L is the length of each side of the square, then what is h square? h square की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्चुअली ये 3D मेंसुरेशन का सवाल है एक तरह से, हाँ जी, बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ये आपका एक तरह से लेट से स्क्वायर है। स्क्वायर को जब मैं 3D में बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि 3D प्रोजेक्शन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये तुम्हारा सेंटर हो गया लेट से। अब यहां पे कह रहा है कि हर जो साइड है वो यहां पे जो एंगल बना रही है, आपका साइड एंगल जो बना रही है उसकी टिप पे, टॉप पर,
वो एल, सॉरी ये एल है और ये 60 डिग्री बना रहा है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर ये सेंटर पे खड़ा है, ये सेंटर पे खड़ा है ऐसे वर्टिकली, आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे विद अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। ये तुम्हारा स्क्वायर है। आधे लोग पढ़ते नहीं है, बैठ के बकवास चल रही है, पहले डीआई होगा शायद। इट्स बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग देन डिस्टर्बिंग मी एंड एवरीवन एल्स। ऑलवेज अंडरस्टैंड द वैल्यू कि आप एक ग्रुप में बैठे हो, पंचायत यहां नहीं चल रही है, ठीक है। यहां लोग समझा रहे हैं, तो जब आप यहां बकवास करते हो तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, मुझे भी और बच्चों को भी। गलत काम ना करें प्लीज, ऐसे चीज़ों के लिए आपको क्लास से ब्लॉक भी किया जा सकता है। हाँ जी, ओके। देखिए ध्यान से, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए पोल जो कि आपका सेंटर पे है ऐसे। यहां बात ये हो रही है कि ये जो दोनों ये साइड है, ये पूरा साइड इस पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो इसके टिप को ना इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से आप ज्वाइन करो, मेंटली ज्वाइन करो, फिर वो जो एंगल बन रहा है यहां पर वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। समझना है इसको। तो यहां पर क्या निकाला जाना है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। आई विल एक्सप्लेन यू यहां पर क्या निकालना है अब इसके बाद। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने कहा कि ये जो इसका टिप है, इस टिप से एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है। ये क्लियर हो गया सभी को? यहां किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो टिप है, अगर यहां पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो इस टिप की इस कॉर्नर से दूरी और इस कॉर्नर से दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे यस ये बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? ये इसलिए बराबर होगी क्योंकि अगर आपने स्क्वायर के सेंटर पे इसको रखा, सेंटर पे इसको रखा, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों लेंथ अलग अलग नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो एक तरह से ये जो ट्राइंगल बनेगा, इसकी टिप को इन दोनों पॉइंट से जोड़ने पे जो ट्राइंगल बनेगा, क्या वो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल होगा? यस, क्योंकि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो वो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल कहलाता है। तो कुल मिला के आपका जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है एटलीस्ट ऊपर, वो ट्राइंगल आपका क्या हो गया? इक्विलेटरल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये मेरी हाइट h है, ये हाइट मेरी h है, अब मैं इस h हाइट को कैसे कैलकुलेट करूं? बेस्ड ऑन जो भी चीजें दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करके। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेल मी हाउ कैन वी कैलकुलेट। जल्दी बताओ प्लीज। सो आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इतना मालूम चल गया। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि मुझे अब ये निकालना है कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट मैं कैसे निकालूं? सो देखो मैं फिर से समझाता हूं और उसको बहुत ही ध्यान और इत्मीनान से आपको समझने की जरूरत है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस कॉर्नर को यहां से मिलाने पे, तो ये ट्राइंगल का एक साइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये ट्राइंगल का एक साइड हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट को अगर हम इस वर्टिकल वाले पॉइंट से ज्वाइन करें, तीसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करें इस साइड के मिड पॉइंट को, तो जो लाइन मिलेगी, क्या वो लाइन आपकी अल्टीट्यूड लेंथ होगी? क्या वो लाइन लेंथ √3 साइड बाई 2 होगी? यस। इसका सिंपल सा देखो मतलब ये हुआ। अब मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा सा बाहर बना के दिखाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बेटर कि ये वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें देखो क्या समझना है आपको कि एक तो ये वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी l/2, ठीक है। ये लेंथ क्या होगी आपकी? l/2। और ये जो l लेंथ बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ जो होगी ये ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड होगी, जो कि आपका होता है √3 l/2, L साइड के ट्राइंगल का। और खास बात ये है कि ये जो दोनों हैं चीजें,
ये एक राइट एंगल मेंटेन करेंगे, इट विल बी राइट एंगल। क्यों? क्योंकि ये यहां से 90 डिग्री पर ही होता है। तो जब ये राइट एंगल इस प्लेन से एक तो ये आपका है, क्या ये एंगल राइट एंगल होगा, ये समझना है, यहीं पर 3D में धोखा हो जाता है। देखो इस लाइन से ये वाली साइड 90 डिग्री बना रही है, दैट्स करेक्ट, बट द क्वेश्चन इज क्या ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री बनाएगी? इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो लेंथ है L/2 की लेंथ, और यहां पर ये ऐसे लेंथ होगी आपकी जो आप कहोगे कि इसका अल्टीट्यूड है। दिस विल एक्ट एज ए हाइपोटेनस, और ये हाइट जो आपकी होगी इट विल एक्ट एज ए परपेंडिकुलर। एसेंशियली होगा क्या यहां पर कि जो h² की वैल्यू होगी, हाइट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ये जो लेंथ है ये हाइपोटेनस की तरह काम करेगी बेसिकली। तो ये होगी आपकी √3 L/2 का होल स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका जो भी आंसर आना है आ जाएगा। सो 3L² माइनस L² कितना हुआ आपका? 2L²/4। सो 2L²/4 इज कॉल्ड एज L²/4। क्या h की वैल्यू L/2 होगी? ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया है, कुछ घोटाला किया है तो पकड़ो, कुछ पकड़ो, घोटाला है तो। देखिए 3D में विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो काम बनता नहीं है, मैं क्या करूं, है ना। मैं आपको समझाऊंगा अभी, पर मैं चाह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा देखें और कुछ बोलें कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, काइंड ऑफ। सो अभी जो मैंने लिखा है ये कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया? पर जो तुमने निकाला 3L²/4 माइनस L²/4 2L²/2 निकाला ना, सॉरी, बी ऑप्शन में दिया तो है, बट क्या है सही है? क्या है सही है? फिर से समझाता हूं। देखो एक ये पेज है तुम्हारे सामने, अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। मैंने बोला कि ये तुम्हारा ऐसे ये पेन यहां खड़ा है, समझ लो। इसके टिप को दोनों कॉर्नर से आप ज्वाइन कर दो, करो। जब आप इसके कॉर्नर से ज्वाइन करोगे तो यहां पर चूंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर चूंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी 60 डिग्री बन रहा है यहां पर, और ये कॉर्नर की लेंथ और ये कॉर्नर की लेंथ बराबर है, इक्वल ट्राइंगल हो गया। अब मैंने कहा कि यहां इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द इक्वल ट्राइंगल। सो अल्टीट्यूड ऑफ द इक्वल ट्राइंगल कितना बना आपका? √3 L/2, क्योंकि अगर ये L है और इक्वल ट्राइंगल तो सारी साइड से L हो गए। अब देखना आपको यहां से यहां तक जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो इसके एक ट्राइंगल बन रहा है, उसके 3 साइड्स हैं। एक ये पोल जो कि H है, एक ये L/2, एक ये L/2, ऐसे है ना। तो देखना ध्यान से, एक ये L/2 है, एक ये आपका जो पोल है वो ये है, और एक यहां से यहां ज्वाइन करने वाली जो लाइन है जो इक्वल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। सो ये जो h² है प्लस L/2 का होल स्क्वायर है वो इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जो हाइपोटेनस स्क्वायर, जो कि आपका √3 L/2 का स्क्वायर इसके बराबर होगा, इसलिए h² आपका इसके बराबर हुआ और आपकी वैल्यू आ गई L²/2। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? आगे 3D मेंसुरेशन करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ओके, बोलो यस, क्लियर हो गया? हाँ जी, मेक सेंस? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का सवाल क्या है, समझते हैं। बस 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। ओके, पढ़िए सवाल जरा। हेक्सागन की बात कर रहा है कुछ भी। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट दिस लोकेटेड द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन? सिमिलर सवाल है। अगर आप वहां नहीं समझ पाए तो यहां समझने की कोशिश करो, अगर आप वहां नहीं समझ पाए तो यहां समझने की कोशिश करोगे आप। बस अंतर ये हो रहा है कि जो आपका पिछले केस में स्क्वायर था अब वो आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया।
इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक पेज ले लो पहले तो, है ना। आप मुझे देख भी रहे हो 2D स्क्रीन पे, समझ रहे हो आप, 2D पे ही देख रहे हो, दिक्कत होगी ऐसे। एक पेज ले लो स्क्वायर, उसमें ना एक थोड़ा छेद करके कुछ ऐसे लगा दो, झाड़ू की एक सीख लगा दो, लगा, झाड़ू भी लगा देना, मम्मी की मदद करो, ठीक है। और वो सीख एक निकाल के ऐसे इस पे रख दो या लगा दो, ऐसे कोच दो इसमें। मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को तुम इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे और इस पॉइंट को तुम इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो क्या एक ट्राइंगल बनेगा, एटलीस्ट इतना दिख रहा है तुमको। उस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल यहां ऊपर बन रहा है 60 डिग्री दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर ये सेंटर पे है पूरा आपके, वो भी स्क्वायर के, तो इस पॉइंट से इसकी लेंथ और इस पॉइंट से इसकी लेंथ अलग अलग कैसे हो सकती है। तो तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद 60 डिग्री एंगल। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल होता है। कुछ लोग कह रहे हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, कहां पर, हेक्सागन में। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी ये समझ लो, फिर मैं इस पे आता हूं। अब देखो यहां पर क्या जो कहानी है उसको समझाते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है आपके पास ऐसे, अब यहां पर पोल ऐसे खड़ा है, फिर से समझना, ऐसे है, और इसको जब हमने ज्वाइन किया यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, तो यहां पर बोल रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक रेगुलर हेक्सागन का लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो आपको प्रोवाइडेड है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, ओके, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो देखो यहां पर ये जो 6 पॉइंट्स हैं, पहले आप इनको देखिए ध्यान से। रेगुलर हेक्सागन में आई एम जस्ट मार्किंग इट लाइक दिस, है ना। और रेगुलर हेक्सागन अगर आपको बनाना है तो बेसिकली आप एक ट्राइंगल से काट के बना भी सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग। आई ट्राई टू शो यू रेगुलर हेक्सागन ऑल्सो। रेगुलर भले ही ना बने, बट हाँ हेक्सागन तो बन ही जाएगा। This is not a regular hexagon, but it is a hexagon. So basically मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि बेसिकली अगर आपके पास एक पॉइंट यहां पर है ऐसे, अंडरस्टैंड दिस, तो इस पॉइंट से जो दूरी होगी इसकी 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 इसकी, बेसिकली जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो इसेंशियली आपका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। और एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पोल से सारे कॉर्नर जो है सिमेट्रिक हैं क्योंकि सेंटर पे आपने रखा है। तो कॉर्नर पे जो बनने वाला एंगल है वो जो भी हो अलग अलग नहीं हो सकता है, दैट हैज टू बी सेम। वो एंगल आपका 100% सेम बनेगा, अलग अलग नहीं बन सकता, एक ही बनेगा। अब इस सवाल में एक प्रॉब्लम है जो आपको समझनी है। जो बात कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रेगुलर हेक्सागन, देयर इज नो सच टर्म एज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हेक्सागन। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी एक पॉइंट का होता है। लेटर से मैं बात करता हूं कि एक टावर के टॉप से आप दूसरे टावर के टॉप को देख रहे हो, दैट्स ए पॉइंट। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक पॉइंट का होता है। तो इस सवाल में यह कह देना कि रेगुलर हेक्सागन का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह सही नहीं है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, अंडरस्टैंड दिस। और हर एक पॉइंट इसके पिन से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, इसको समझना आप ध्यान से। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर दूं फॉर एग्जांपल, और सर्कल के सेंटर पे अगर मैं एक पोल रखूं ऐसे, अब आपको पता है कि सर्कल जो फिगर होता है, जिससे सिमेट्रिक फिगर इस तरीके से होता है कि इस पोल के टिप से इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। उस डिस्टेंस को आप कोण में बोलते हो, क्या कोण में आप बोलते हो उसको स्लैंट हाइट, ध्यान है आपको। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और उसके सेंटर पे वर्टिकली एक पेन रखूं तो इसके टिप से हर कोई बराबर दूरी पे आएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये लेंथ हमेशा क्या होगी, आर होगी, और ये आपकी लेंथ क्या है, एच है। तो एल की लेंथ कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई भी पॉइंट ले लो आप,
राइट। तो वहां पर हर जगह जो स्लैंट हाइट है, जो तिरछी रेखा है, वो सेम लेंथ की है, वहां पर जो सारे एंगल्स हैं वो सेम बनेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि सर्कल पे मैं कोई पॉइंट अगर ले लूं तो इसके सेंटर पे रखा हुआ पोल एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री देता है, बोल सकता हूं मैं, क्योंकि सारे एंगल पर एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी भी पॉइंट पे सेम होगा। मैं बोल सकता हूं कि सर्कल का एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, इट मेक्स सेंस। बट हेक्सागन में इसलिए नहीं है क्योंकि कॉर्नर्स की दूरी तो ठीक है, आप अगर कॉर्नर की दूरी को देखोगे तो ये कॉर्नर की दूरी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं कहूंगा एच स्क्वायर प्लस ये जो भी ए है, ए स्क्वायर बराबर ये होगा टेढ़ी वाली रेखा, राइट, लाइक दिस। बट बीच वाले पॉइंट्स की दूरी चेंज हो जाएगी, दिस इज नॉट सेम। ये दूरी चेंज होगी तो एंगल भी चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये हेक्सागन का एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम का कोई चीज नहीं है। मेरा दोस्त आपका पेड बैच लेना चाहता है, बट वो बोलता है कि रेमोस और इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसने लिया नहीं है और वो बोलता है, ठीक है, तो उसको बोलने दो, तुम सीखो। दोस्त की इतनी ज़्यादा दोस्ती निभाने की ज़रूरत कहाँ है आपको कि क्लास के बीच में आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मत दो। ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडीज, ओके। देखिए मैं अपने आप को बदलता, बट मुझे लगता है 3 साल में रिटायर होना है, क्यों बदले, ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, चलो मन करेगा कभी तो बदलेंगे, बट जरूरत लगती नहीं है ऐसे कुछ। समझो, ये बात समझ में आई सबको, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं कि रेगुलर हेक्सागन का एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर हर पॉइंट पे सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो बात भी होती, जैसे सर्कल में होता है, यहां नहीं है। तो बेसिकली इस सवाल में एक चीज आपको करेक्शन करनी पड़ेगी कि ये वर्टेक्स जो पॉइंट्स हैं यहीं पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते हैं। सो वी शुड से कि जो वर्टेक्स पॉइंट्स हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ vertex of regular hexagon lying in a horizontal plane from the top of the tower of the height 75 meter is 60 degrees. Now it makes sense. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां रखा। अब ये एंगल फिर से इन्होंने बोला कि 60 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो क्या ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि आप बात करो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन की, और वो भी ये 60 डिग्री की। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसका साइड ए मान रहा हूं तो ये भी ए होगा, क्योंकि अंदर सारे इक्वल ट्राइंगल होते हैं। मैं इस ट्राइंगल को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे ओ पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, और ए पॉइंट जो ओ पॉइंट पे खंबा है उससे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, और ये 75 के बराबर है। ये क्या है आपका? 75 के बराबर है। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि साइड कितना एंगल बना रही है, वहां एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लिखा था। पढ़ो, मतलब समझो चीजों का। सबटेंड्स इन एंगल, एक लेंथ ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एंगल सबटेंड करता है, दैट्स नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि एक पॉइंट से तुम दूसरे पॉइंट को देख रहे हो तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है। इन दोनों में बहुत अंतर है। एक लाइन एक पॉइंट पर एंगल सबटेंड करती है, दैट्स नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां भाषा भी क्या है? सबटेंड्स, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लिखा हुआ है यहां पर। अब जब ये आ गया तो पूछा क्या था कि हेक्सागन की साइड की लेंथ कितनी है। अब देखो, ओ से ए तक की जो दूरी होती है यही साइड लेंथ होती है, क्योंकि ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो आप कहोगे कि अगर मेरा 30 के अपोजिट ए है और 60 के अपोजिट 75 है, तो 30 के अपोजिट कितना होता है? 75/√3। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 25√3, सी ऑप्शन। समझ में आया? ये सब सारे सवाल ऐसे हैं ना कि आपको थोड़ा सा विजुअली चीजों को देखना पड़ेगा, बट दे आर इजी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यार, एक पेज निकालो कॉपी का, कैंची लो, काट के हेक्सागन बना लो और देखो, एक्सपेरिमेंट करो, क्या बुराई है, सब समझ में आ जाएगा तुमको। लुक, योर माइंड वर्क्स परफेक्टली बेस्ड ऑन मेमोरी।
but you have a great sense of imagination also. But to imagine something, you need a start point. कैसे करें? Take a piece of paper. ऐसे बनाओ हेक्सागन, बना के मत सोचो देखो, ऐसे यहाँ पर रख दो, then you just visualize and think, हो जाएगा. ठीक है, पढ़ो. From height of h units, a man observes the angle of elevation of is alpha and angle of depression is beta of the top and bottom respectively of a tower of height h. To what further height he should climb so that the values of the angle of elevation and angle of depression get interchanged for the top and bottom of the tower. ये सिनारियो है. कह रहा है कि ये हाइट हमारी h के बराबर है, ये हाइट हमारी h के बराबर है. ठीक है, तो कह रहा है कि जब ये h हाइट से देख रहा है तो टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है वो अल्फा और बीटा है. कह रहा है कितना और हाइट ये ऊपर चला जाए कि बीटा और अल्फा हो जाए, उल्टा हो जाए. तो आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है. जो आपको निकालना है वो निकालना है आपको x. सो मैंने कहा कि ये वैल्यू मान लिया x हो गई, ये h है आपका. सो जरा इसको समझने की कोशिश करो कि जो जानकारी दी है उससे शुरू में क्या लिख सकते थे, है ना, और बाद में क्या लिख सकते हैं, और उनको इक्वल करेंगे. हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, उसका नाम है x निकालना है हमें, h और h के टर्म्स में निकालना है. सो आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ ये वैल्यू मेरी कितनी है, तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है इतनी लेंथ, ये है आपकी h माइनस x. ठीक है, अब बहुत ध्यान से आपको देखना है कि जो तुम्हारा tan बीटा है वो tan बीटा किसके बराबर है, वो है आपका h माइनस x डिवाइडेड बाई ये दूरी. ये दूरी आपकी कितनी है जरा बताओ, ये दूरी आपकी कितनी है, ये दूरी आपकी कितनी है. तो आपको कि ये जो दूरी है मेरी, इसको मैं मान लेता हूं y या a यूनिट्स, तो ये a के बराबर हो गया. यहां पर आके अगर आप tan बीटा देखोगे तो ये h होगा और ये a होगा, तो ये वैल्यू आपकी h अपॉन a के बराबर है. a से a कैंसिल हो गया. अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, h माइनस 2h. ओके, क्लियर? कितने लोगों की बात समझ में आई? प्लीज one way, then I'll tell you the other way to do the question. Look, the other way to do the question will be this. आप बहुत ध्यान से देखना. आपने कहा कि ये हाइट मेरी h है, अब आप बताओ मुझे कि अगर ये हाइट आपने बोली है कि h है आपकी, और यहां पर ये एंगल आपका बीटा आ रहा है, ठीक है. सो मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे यही बीटा एंगल ऊपर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा. तो आप कहोगे देखो बहुत सिंपल है, आपको ये वाली हाइट h चाहिए होगी क्योंकि ये बेस लेंथ तो सेम है, यहां पर ये h है. सो अगर मुझे इसको बीटा बनाना है, तो मुझे यहां h चाहिए. अब आपसे एक सवाल है मेरा कि ये लेंथ कितनी चली गई है. देखो अगर ये बराबर हो गया, दूसरा चेक नहीं करना, अपने आप बराबर होगा. अगर मैं यहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर कर दूं, ये तो पहली प्रिलिमिनरी कंडीशन है और वो एक ही चीज केस में हो रही है. वो यही है कि जब यहां h है, ये बेस लेंथ यहां भी है, तो मुझे यहां ये h चाहिए. सो कहने का मतलब आप इतना ऊपर गए, पूरी हाइट आपकी h थी तो आप कितना ऊपर गए, h माइनस 2h.
कहीं भी आप इस सवाल को जब सॉल्व करोगे जाके तो मैक्सिमम जो अप्रोच होगी वो यही दी होगी. Nobody talks about this. Nobody talks about this. Which is easiest. कि अगर यहां h की लेंथ पे ये बीटा है और यहां मुझे बीटा बनाना है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को रिवर्स करना है, तो मुझे ये h चाहिए. और अगर ये h है और ये h है तो कितना ऊपर आए हो तुम? h - 2h आए हो. खत्म हो गया, क्योंकि पूरी लेंथ तो h है ना आपकी. जस्ट सी हाउ क्वेश्चंस कैन बी थॉट ऑफ एंड मार्क्ड. And how we do it? Actually, because we never think logically कि अच्छा ये है तो ये ट्राइंगल तो एक तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, तो यहाँ अल्फा एच एच होगा तो ये h - 2h. ठीक है. तो यही चीज़ है कि एक ही सिचुएशन को 10 तरह के लोग 10 तरह से परसीव करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कंडीशनिंग किस तरह से है. ये लाइफ में भी एप्लीकेबल है. आपके जो रिएक्शंस हैं या रेस्पॉन्स हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपके अपने कस्टम्स क्या हैं, आप किस धर्म से हैं, आप किस जाति से हैं, आप किस गांव से हैं, किस देश के हैं, किस जिले के हैं. आपका रिएक्शन कभी भी प्योर नहीं होता है. इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. जीवन का यही सार है. जो इसको समझ गया उसके जीवन में फ्रिक्शन भी कम होंगे और वो चीज़ों को सही तरीके से देख भी पाएगा. दिस इज द प्रूफ. यू विल नेवर लुक एट दिस अनटिल एंड अनलेस यू एक्चुअली sit and try to see something different, being neutral. Okay, I don't know, is there any other way possible? Then you will see a lot of things. 30-60 मान के भी कर सकते हो. yes, there is no gain in that. 30-60 मान के करना और ये करना ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, बट ये करना डायरेक्ट है. पढ़िए. A man is standing at a point X on the bank XY of a river that cannot be crossed. Observes a tower to be n alpha degree east. n alpha degree east का मतलब समझ रहे हो? नॉर्थ से अल्फा डिग्री जाना है ईस्ट की तरफ. नॉर्थ ईस्ट में अल्फा डिग्री एंगल. On the opposite parallel bank, he then walks 200 meter along the bank to the point Y towards east and finds the tower to be n beta degree west. From these observations, the breadth of the river will be tan alpha degree 2 है और tan beta degree आपका 0.5 है. तो जरा समझते हैं कि क्या चल रहा है. तो एक रिवर है, ठीक है, ऑलराइट. सो ये रिवर आपका कह रहा है कि क्रॉस नहीं की जा सकती. यू कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर. पहली जानकारी जो दी है. अब ये कह रहा है कि एक टावर है आपका, और वो टावर क्या है आपका? ओके, वो जो टावर है जिसकी बात हो रही है वो अपोजिट साइड है पैरेलल बैंक पर. तो एक बैंक आपका ये हो गया XY, और यहां पर अपोजिट साइड एक पैरेलल बैंक पे कहीं एक टावर है. थोड़ा डायरेक्शन के बारे में सोच लेते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. तो आपको यहां पर इससे थोड़ा सा मदद मिलेगी एंगल्स के बारे में. तो ये आपसे क्या कह रहा है, जो आपको समझने की जरूरत है कि एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से जब इस टावर को देखता है, जो टावर यहां खड़ा है कहीं ऐसे, लेट्स से ऐसे है, इसके जो एंगल की बात हो रही है आपकी, ये एंगल जो है आपका, ये आपका कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अल्फा डिग्री है. ओके, सो ये जो टावर है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका अल्फा डिग्री है. तो कैसे आपको समझना है इस चीज को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इस टावर का जो फुट है, इस टावर का जो फुट है और इस पॉइंट की जो दूरी है, ठीक है, इस पॉइंट की जो दूरी है, अगर ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है इससे, ओके, तो आप
क्या क्या लेंथ यहां से निकाल पाएंगे, दैट्स द की, दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग यू नीड टू नो। और आपको tan अल्फा डिग्री की वैल्यू दी है 2। tan अल्फा डिग्री 2 होने का मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 के बराबर है। फिर कह रहा है कि अगर ये 200 मीटर वॉक करेगा तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में एंगल आपका चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब एक बार जो आपका एंगल है वो इस डायरेक्शन में आया अल्फा डिग्री, और फिर आपका इस डायरेक्शन में एंगल आया आपका कहीं बीटा डिग्री, लेट अस से इस तरीके का। दोनों जानकारियां यूज करके, मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों जानकारियां यूज करके आपको यह निकालना है कि जो रिवर की ब्रेड्थ है वो कितनी होगी। सोचो और जरा सॉल्व करो इसको। मैंने कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हिंट देने की कोशिश करी है, बट मैं चाहता हूं कि सवाल के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से सोचने का प्रयास करें कि कैसे हम इस रिवर की विड्थ को कैलकुलेट कर पाएंगे जो डेटा दिया है उससे। हाउ? कैसे निकालोगे? जो आपको लेंथ दी है वो ये दी है कि ये यहां से यहां 200 मीटर गया, ओके। सो बीइंग प्रिसाइज, इफ आई से समथिंग लाइक दिस कि टावर मान लेते हैं यहां पर है ऐसे, तो एक बार इस पॉइंट से आप इसको देखोगे, और ऐसे नहीं, मतलब एक पॉइंट में बना रहा हूं बट एक्चुअली आप इसके टॉप को देखोगे। यू विल लुक एट द टॉप ऑफ दिस, हाँ जी, यू विल लुक एट द टॉप ऑफ दिस, और उसके टॉप को देखने के बाद आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपको दिया हुआ है। Anyone who can tell me what's the answer here? जल्दी। इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग इट। विजुअलाइज करने की जब आप कोशिश करते हो ना, तो आपके दिमाग में कई तरह के विजुअलाइजेशन आते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो सही है या गलत है, उसका दिमाग में आना ही आपको इंप्रूव करने लगता है। सो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं जो कुछ दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कह रहे कि आप मैन की हाइट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिया नहीं है भैया। मैन की हाइट अगर नहीं दी होगी तो आप अगर एज्यूम करके चलोगे तो क्या चलोगे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट यू विल एज्यूम? सो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, जो कि कहीं दिया ही नहीं हुआ है। सो मैन की हाइट, मैन की लेंथ, मैन की विड्थ, जब ट्रेन के सवाल कर रहे थे तो वहां भी मैन की विड्थ को आप जीरो ले रहे थे। वो जीरो था क्या? नहीं, इट वॉजंट जीरो, बट हम ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि दिया नहीं था। तो मैन की हाइट यहां पर कोई रेलेवेंस नहीं रखती है, और उसके बारे में हमें कुछ सोचना भी नहीं है, ओके। इफ इट इज नॉट गिवन इट इज जीरो। क्लियर? 60 डिग्री वाला कैसे लग रहा है? 60 डिग्री वाला किसको लग रहा है और क्यों लग रहा है? ऐसा ना बोलें प्लीज। हाँ जी, कोई बताएगा नहीं कुछ भी तो सवाल होगा कैसे? कुछ तो बताना पड़ेगा तुमको। अब मैं बताता हूं यहां प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैन की हाइट को आपने नेग्लिजिबल माना, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो टावर है आपका, राइट, ऑब्जर्व द टावर टू बी this angle on the opposite parallel bank,
दिस इज नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखना, इस सवाल में मैं टाइम आपको ये दे रहा था कि कहीं भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं हो रही है, यहां बात पूरे के पूरे टावर की हो रही है। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं, कि पूरा का पूरा टावर किस एंगल पे है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कि पूरा का पूरा टावर किस एंगल पर है उसकी बात हो रही है। ओके, इज इट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यहां पर फिर से समझते हैं कि ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है कि जो टावर है वो अपोजिट पैरेलल बैंक पर इसकी तुलना में नॉर्थ अल्फा डिग्री ईस्ट में है। दैट इज नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज सिंपली कि यू विल एज्यूम टावर ऑल्सो टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो कहने का मतलब कुल मिला के अब ये सिनेरियो है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि आपने कहा कि ये आदमी है, ठीक है, ये बेसिकली दो पॉइंट तुम्हारे सामने हैं। अब ये दोनों पॉइंट क्या क्या कह रहे हैं जरा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ है, ये डायरेक्शन आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है लेट से, और ये डायरेक्शन आपका क्या है, वेस्ट है। ठीक, ऐसा कुछ है दिशा। तो ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो यहां पर जो एक टावर है वो टावर इसके रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अल्फा डिग्री है, ऐसा है, ये आपको दिया हुआ, दिस एंगल इज अल्फा डिग्री। और यहां पर ये जो पोजीशन है, यहां पर आपका जो एंगल बन रहा है वो नॉर्थ बीटा डिग्री वेस्ट बन रहा है। सो आप नॉर्थ से अगर बीटा डिग्री वेस्ट जाओगे ना तो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बीटा डिग्री है। दिस इज द जानकारी जो कि आपको प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन के माध्यम से। अब आपको देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। आपको ये पता है कि इसके बीच की जो मेरी दूरी है ये 200 है, ये दूरी आपकी क्या है, ये दूरी आपके 200 के बराबर है। तो यहां से आपको देखना है कि फिर ये कैलकुलेशन मेरी कैसे होने वाली है। तो जरा ध्यान से देखें, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, अगेन इस तरीके से। तो मैंने आपको अब क्या बोला है कि हमें जो निकालनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है, वो लेंथ क्या निकालनी है कि इसकी रिवर की विड्थ कितनी है। सो रिवर की अगर आप विड्थ निकालते हो तो वो विड्थ आपकी एक तरह से ये लेंथ हो गई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं कि ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ आपकी वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज आपको यहां पर मिलेगी वो ये मिलेगी कि देखो अगर मैं इसकी लेंथ को मान लेता हूं d के बराबर है, d के बराबर है, ठीक है, मैंने कहा कि ये मेरा d के बराबर है। सो अभी अल्फा और बीटा आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे यहां से d cos अल्फा है, यहां से ये वैल्यू मेरी क्या है, d cos बीटा है, ये लेंथ, ओके, सॉरी d नहीं, ये जो लेंथ है ये तो d हो गया ना, ये तो d हो गया। लेकिन हमें अल्फा और बीटा का यूज करके अगर इसकी कैलकुलेशन करनी तो हम कैसे करें। तो आप कहोगे इसका देखो मतलब क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पॉसिबल है। आपको ये पता है कि ये 1 है, अगर मैं इसको 1 मानता हूं, ये 1 मानता हूं लेट्स से, तो tan अल्फा अगर मेरा 2 के बराबर है तो ये आप कहोगे 2 के बराबर है, यस कहोगे कि नहीं कहोगे। और tan बीटा अगर 0.5 के बराबर है तो ये वैल्यू 0.5 के बराबर है, आप कहोगे यस। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मेरा 2.5 पार्ट 200 के बराबर है तो 1 पार्ट मेरी रिवर की विड्थ है, यही पूरी लेंथ जो है 200 के बराबर है ना। तो 2.5 अगर 200 के बराबर है तो ये निकालो कितना हुआ, 25 8 200, 80 मीटर आपका आंसर होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि यहां एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है। तो मैंने कहा कि ये लेंथ अगर मैंने d मानी है एंड d इज इक्वल टू 1 माना है मान लिया लेट से, तो
तो ये अगर 1 होगा तो ये 0.5 होगा, और ये वैल्यू 2 होगी तो ये पूरा 2.5 200 के बराबर हुआ, तो 1 80 के बराबर हो गया। यही एक मेरे रिवर की विड्थ है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, ए प्लेन इज गोइंग इन सर्कल्स अराउंड एयरपोर्ट, द प्लेन टेक्स 3 minutes टू कंप्लीट 1 राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एट ए टाइम t second is equal to that at time t plus 30 second. At time t plus x seconds the plane flies vertically above the point P. What is x equal to? तो देखो ये आपका हो गया सर्कुलर, ऐसे मान लिया घूम रहा है प्लेन सर्कल सर्कल में, तो 3D बना रहे हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब ये वो पॉइंट है जहां पर मान लेते हैं प्लेन तुम्हारे वर्टिकली एबव है, जिस टाइम को इन्होंने बोला है t प्लस एक्स, और x की वैल्यू पूछ रहे हैं। पहले t समझो क्या है, कह रहा है कि 3 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एट t सेकेंड इज इक्वल टू दैट एट ए टाइम t प्लस 30 सेकेंड। तो ये मेरा जो P पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब t प्लस एक्स टाइम पे ये इसके वर्टिकली ऊपर होता है। अब जरा देखते हैं t सेकेंड कहां होगा। आप कहोगे t सेकेंड कहीं यहां होगा, x सेकेंड पहले, और t सेकेंड आपका यहां, t प्लस 30 सेकेंड आपका यहां हो सकता है। तो यहां से यहां तक जो दूरी है, आप बहुत ध्यान से बताओ, ये 30 सेकेंड की है कि नहीं है। और इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर दो पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर हैं, तो ये तभी संभव है जब इस पॉइंट से इधर और इधर चली गई दूरियां बराबर हो। दैट इज ओनली पॉसिबल। ठीक है, मैंने बोला कि इस P पॉइंट से जो t प्लस एक्स टाइम पर प्लेन की पोजीशन है, उसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है, उससे ये t पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जो t प्लस 30 पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये दोनों कह रहा है कि बराबर है। तो ये तभी होगा जब ये दूरी इसके बराबर हो, क्योंकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कल में जितना दूर इधर जाओगे, अगर उतना दूर इधर जाओगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके बराबर होंगे। यहां से यहां तक जाने में अगर 30 सेकेंड लगता है, तो भैया ये 15 सेकेंड लगता है, ये भी 15 सेकेंड लगता है। क्लियर है, यहां भी कोई शंका नहीं है। अब देखो t प्लस एक्स कैसे निकलेगा। आप कहोगे कि t प्लस एक्स का मतलब क्या है, इस t के रेस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है टाइम। आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से बताओ, कि इस पॉइंट से चलकर, इस पॉइंट से चलकर अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, ठीक है, कि मैं इसको t प्लस एक्स बोलता हूं, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये समझना है मुझे। अब देखो यहां पर दो सिनेरियो हैं, दोनों सिनेरियो को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से इस सिनेरियो को आपको अंडरस्टैंड करने की नीड है। वो ये है कि आपसे मेरा प्रश्न ये है कि पूरा चक्कर लगाने में 3 मिनट लगते हैं, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। ओके, आप कहोगे पूरा का पूरा जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3 मिनट, क्वेश्चन में दिया है, यानी 180 सेकेंड लगेगा। यस, क्लियर। तो मेरा जो छोटा सा एक प्रश्न आपसे है कि x की वैल्यू यहां डायरेक्टली मुझे दिख रही है कि शायद 15 है, बट 15 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी ये वाला जो केस हमने बनाया है गलत है। अगर मैंने कहा कि ये t और t प्लस 30 पे मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर है इस p के रेस्पेक्ट में, अगर मैंने ऐसा बोला, अगर मैंने ऐसा बोला, तो ये गलत है। ओके, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर फिर तो x की वैल्यू 15 आ गई सीधे, यहां से 15 सेकेंड और यहां से यहां 30 सेकेंड है, तो ये वाला केस नहीं है। अब हमें देखना है कि कोई और केस भी बन सकता है क्या इस तरह के सिनेरियो में। तो आप कहोगे बिल्कुल बनेगा, और कैसे समझना है इसको ये मैं आपको समझाता हूं। दूसरा केस देखिए, आपका ये भी संभव है, बहुत ध्यान से देखना। देखो 30 सेकेंड का मतलब क्या है, दो पॉइंट अगर 30 सेकेंड की दूरी पर है और इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं, तो 30 सेकेंड का मतलब ये होगा कि 1/6 सर्कल का। क्यों 1/6? क्योंकि 180 का मतलब पूरा सर्कल है,
180 सेकंड का मतलब पूरा सर्कल है, तो 30 सेकंड का मतलब होगा सर्कल का 1/6। तो 1/6 पोर्शन ही बनाना है मुझे इतना, और पी के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक रखेंगे तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा, वरना नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये अगर रोटेशन का तरीका है और ये मेरा टी है और ये मेरा t+30 है और ये मेरा t+x है और मुझे निकालना है कि x की वैल्यू क्या है, तो दूसरा सिनेरियो मैंने यहां बनाया आपके सामने। यहां भी गलत नहीं था, बट यहां टाइम की वैल्यू 15 सेकंड आ रही है, बट 15 सेकंड ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब इस केस की बात नहीं हो रही है। दूसरा केस मैंने बनाया ऐसा होगा। अब आप कहोगे यहां पर समझते हैं कि t+x कितना होगा, तो आप कैसे बोलोगे? सो आप कहोगे देखो यहां पर और यहां पर, इसको ध्यान से देखो, तो ये दूरी क्या है? आधी दूरी है। आधी दूरी का मतलब क्या हुआ मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे आधी दूरी का मतलब होता है, अगर 180 सेकंड की बात करें, ये 15 सेकंड है, ये भी 15 सेकंड है, तो यहां से यहां तक की दूरी की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो ये है 90 सेकंड, क्योंकि पूरा राउंड लेने में 180 लगता है, यहां से यहां तक क्या होगा? 90 सेकंड होगा। तो अगर t के रेस्पेक्ट में मुझे देखना है तो t+15+90, यानी ये वैल्यू है आपकी t+105, तो आपका आंसर हो गया 105 सेकंड। तो ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस है, दैट्स आंसर। ये भी सवाल प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉट टू थिंक टू मच। कृष्णा कह रहे हैं वर्टिकली अबव का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री। अंडरस्टैंड दिस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 अदर पॉइंट्स। बट वर्टिकली अबव का मतलब आप क्या समझते हो कि आपके जस्ट ऊपर है, आपके जस्ट ऊपर है, तो ऑब्वियसली इफ यू ट्राई टू लुक लाइक दिस, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बिकम 90 डिग्री। ओके, सो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंड। इस पॉइंट P जो कि इस पॉइंट के जस्ट नीचे है, दो पॉइंट ऐसे हैं जिनका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उन दोनों पॉइंट की दूरी बराबर होनी चाहिए। एक मैंने ट्राई किया ये वाला पोर्शन कि हम इसको t बोलते हैं, इसको t+x बोलते हैं, इसको t+30 बोलते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 15 सेकेंड, क्योंकि यहां 15 यहां 15, बट इन्होंने बोला ये चलेगा नहीं, ये नहीं चाहिए। सो अगर ये नहीं चाहिए तो फिर दूसरा चाहिए, तो हम यहां चले गए। तो हमने कहा यहां पर भी दो पॉइंट अगर हम इधर से इतनी दूरी पे लें और इधर से भी इतनी दूरी पे लें, इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे P के रेस्पेक्ट में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बराबर होगा। और मुझे 1/6 पोर्शन ही चूज करना है, बिकॉज 30 सेकंड का मतलब 1/6 पोर्शन। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों पॉइंट की जो दूरी है अगर हम सिमेट्रिक रखते हैं तो क्या होगा? इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। फिर मैंने कहा ये बीच का 30 सेकंड है, तो इसको अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो 15 सेकंड और 15 सेकंड बनेगा। यस, अब मैंने कहा इस पॉइंट से यहां तक आधा सर्कल है, तो यहां से यहां तक आने में 90 सेकंड लगेंगे, और t के रेस्पेक्ट में इस टाइम को मैंने t बोला है, इस टाइम को t+x बोला है, तो मुझे यही जानना है कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा। तो यहां से यहां तक 15 सेकंड और फिर आधा सर्कल घूमने में 90 सेकंड और, इसलिए 105 सेकंड। क्लॉकवाइज क्यों घूम रहे हो अभिषेक? आपका प्लेन जिधर उड़ रहा है उधर उड़ोगे, कहीं भी उड़ जाओगे? आपके प्लेन की एक डायरेक्शन डेफिनेट है ना, उस तरह से मूव कर रहा है वो। ये थोड़ा ना कि प्लेन इधर उड़ रहा है और तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसे उड़ाएंगे। जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया उसके हिसाब से ही चलोगे ना। ओके, क्लियर? और इसका केस बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है, जैसा कोई रिमाइंड भी करा रहा है मुझे। A pole stand vertically inside a scalene triangular park ABC if the angle of elevation of the top of the pole from each corner of the park is same, then triangle ABC, the foot of the pole is at what point? बताओ। करा तीनों कॉर्नर से जब हम परपेंडिकुलर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो तीनों कॉर्नर से एंगल ऑफ एलिवेशन सेम आ रहा है, लेकिन ये भी बोल रहा है कि ट्राइंगल स्केलीन है। स्केलीन ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर नहीं होते हैं। तो यही पूछा, क्योंकि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है फिर तो आप कह दोगे कि सारे पॉइंट एक ही होते हैं, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, चार ऑप्शन करेक्ट हो गए। ऐसी बात नहीं है। स्केलीन ट्राइंगल है जहां पॉइंट्स अलग अलग होते हैं।
तो पूछ रहा है वो किस पॉइंट पे रखा जाए पोल, गाड़ा जाए पोल कि ऐसा हो जाए स्केलीन ट्रायंगल के केस में। तो आपको समझना पहले क्या है कि क्या डिसाइड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। फुट से लेके ये दूरी जिस पॉइंट पे आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हो, और साथ ही साथ ये हाइट। अब अगर आपने पोल कहीं रखा हुआ है किसी पॉइंट पर, तो पोल तो सेम है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। हमें ये देखना है कि तीनों वर्टेक्स पर, वर्टेक्स से जो दूरी है वो भी सेम कर दें हमें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर हो जाएगा। यानी हमारा फोकस ये है कि ट्राइंगल स्केलीन है, अच्छी बात है। हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है कि तीनों वर्टेक्स अगर इक्वी डिस्टेंट हो जाए, तो ये पोल जब हम देखेंगे तो वो तीनों ट्राइंगल के डायमेंशन सेम रहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर रहेगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो सकता है? वो पॉइंट आपका हो सकता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो होता है वहां पर अगर आपने रखा तो आप खुद देख लो, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। कई लोग ऐसे सवालों में गलती कर जाते हैं, वो लगा देते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उसका एक अलग पॉइंट है। ये सवाल इतना बड़ा है कि आपको दिखेगा ही नहीं, छोटा छोटा लिखा हुआ है, फिर भी पढ़ता हूं। और ये सवाल आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर भी। ऐसे ही एक सवाल तो ऐसा होना चाहिए ना जो एग्जाम में ना आए, केवल नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ेंगे, दिमाग खोलने के लिए पढ़ेंगे। पढ़ो। AB represents a building of height h meter with A being its top, B being its bottom, and let A dash B dash represent a tower of height h plus x meter where x is more than 0, with A dash being the top, B dash being the bottom. BB dash के distance आपको दिया है D. Let the angle of elevation of A dash is seen from A be 45 डिग्री। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में क्या क्या सही है। ओके, तो सवाल मुश्किल नहीं है, समझना है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल की अप्रोच वेरिफिकेशन करना होता है आपको, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। तो ये कह रहा है ये h है, ये आपका h प्लस एक्स है, तो जाहिर सी बात है ये h होगा तो ये x होगा। ये आपको बोला है ए बी, ये बोला है आपको ए डैश बी डैश, ये दूरी आपको दिया है डी, ये दूरी आपको दिया है डी। ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या h प्लस एक्स की वैल्यू d से बड़ी होगी? क्या h प्लस एक्स की वैल्यू d से बड़ी होगी? क्या पहला स्टेटमेंट सही है? यस, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री है और आपको पता है कि ये लेंथ h प्लस एक्स है, तो क्या तुम्हारा x d के बराबर हो जाएगा? यस, ओके। क्लियर और नॉट? तो आप मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा h प्लस एक्स जो कि h प्लस डी है वो d से बड़ा है कि नहीं? यस है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आसानी से पता लग गया, क्योंकि अगर वो एंगल 45 डिग्री है भैया तो d और x बराबर हो गए, d और x बराबर हो गए तो h प्लस एक्स यानी h प्लस डी से बड़ा है, पक्का सच है। दूसरा कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ B is seen from A dash is less than 45 डिग्री। ये भी समझते हैं। हमने कहा इसको हमने ज्वाइन कर दिया और हमें कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताना है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री से कम होगा। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ इतना एंगल ही 45 डिग्री है। अगर सिर्फ इतना एंगल ही 45 डिग्री है तो इस B पॉइंट का A डैश से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री से बड़ा है, तो ये गलत हो गया दूसरा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आसान सवाल है, लंबा जरूर था बट ये सवाल अच्छा है। अब मैंने क्यों बोला कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि यूजुअली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है TCS पैटर्न में नहीं आ रहे, मोस्टली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन
लिखते हैं, दे डोंट राइट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बट 2017 वाले पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो एक सवाल मैंने इसलिए डाल दिया है कि ऐसा ना हो कि आप स्टेटमेंट सवाल बेस्ड सवाल बिल्कुल ना देखें। हमने जैसे नंबर सिस्टम में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए थे, तो ये सवालों में प्रॉब्लम बस होती है कि सवाल लंबे होते हैं, सवालों में अंक नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल लिखा होता है, मोर एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, पेशेंस चाहिए इन सवालों को पढ़ने के लिए। तो इसलिए एक सवाल करो, ज्यादा मत करो। यूजुअली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ आने नहीं है मोस्ट लाइकली, बट इट्स वेरी फेयर, यू ड्रॉ द डायग्राम एंड सब कुछ विजिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखिए हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में ये जो 60 सवाल आपने किए हैं, इन्हीं को आप बेस मान के रिवाइज करो। जो जो चीजें हमने इसमें यूज किए हैं, जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स यूज किए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस में बिल्कुल मुश्किलात नहीं है, आप डायग्राम चेंज कर सकते हैं। बट जब फिगर 3D में जाता है तो थोड़ी बहुत समस्या होती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा 3D फिगर्स हैं, जो भी मैंने सवाल कराए उनको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है। बट जितना मैंने करा दिया है, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर विजुअलाइजेशन भी करना है तो उसी में समझो, हेक्सागन है तो हेक्सागन के कॉर्नर पॉइंट का काइंड ऑफ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि 3D में कैसे काम करता है, बस। ठीक है, बाकी इसका स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। जितना डीप जाना था मैं गया। ठीक है, मैंने हर तरह के सवाल आपको कराए हैं, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज पॉसिबल, सब इसी से हो जाएंगे। अगर आप कोई भी सवाल देखोगे हाइट्स एंड डिस्टेंस का, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट आई हैव डिस्कस्ड। बाकी मॉक देते रहो, मॉक में जो सवाल मिलते रहेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस के, वो करते रहो। ठीक है, तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। कल हम लोग शुरू करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, और DI करने के बाद हम लोग करेंगे LCM SCF, एंड देन ये वाला पोर्शन ओवर हो जाएगा। फिर आपका बचेगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका जो शाम वाली क्लास है उसके साथ चल ही रहा है, ज्योमेट्री उसके बाद वहाँ शुरू होगा। सो आई लेट यू नो अबाउट दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन टुमारो। देखिए मॉक में स्कोर कम आ रहे हैं, अगेन अंडरस्टैंड चंदन जी। देखिए मॉक स्कोर को, मॉक की एनालिसिस अच्छे से करनी पड़ेगी आपको। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप अच्छे से करिए। ओके, बहुत जरूरी है, तभी पता चल सकता है कि कमी कहां है। सिर्फ बार बार मॉक देने से ना, ओके, बार बार मॉक देने से मॉक में स्कोर नहीं बढ़ता है। आपको सही से समझना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव ए पैटर्न। You as a human being have a great pattern. Everyone have their own patterns. Habits are there. उसी को ब्रेक करने के लिए समझना पड़ेगा कि मॉक में प्रॉब्लम कहाँ है, तो वो एनालिसिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। देखो कहाँ कमी है, थोड़ा समझ लो और फिर आप मॉक दो। एनीवे, कोई बोल रहा है कि लैडर जब स्लिप करेगा तो स्लिप हुआ डिस्टेंस वॉल पर और स्लिप हुआ डिस्टेंस लैडर के फुट का सेम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, समझे आप? ऐसा नहीं है। ओके, एक लैडर ले लो आज सरकाओ। देखो, जो लैडर्स, आप ये गलती मत करना, लैडर सरक रहा है, लैडर की लेंथ सेम है, बट लैडर जितना ऊपर सरकेगा उतना ही नीचे सरकेगा, ये गलत है। हाँ जी, सरका के देखो, लैडर लगाओ घर पे आज। क्यों? बताता हूं, 1 मिनट वेट करो।
ठीक है, देखो ध्यान से, ये लैडर है, मैंने कहा ये मेरी लेंथ 3 है, ये मेरी लेंथ 4 है, और ये मान लेते हैं लैडर की लेंथ 5 है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि वर्टिकली लैडर को ना आप 1 मीटर ऊपर खींचो। ठीक, तो आपने कहा कि ये 1 मीटर इधर जाएगा, अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन, क्योंकि ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये अभी भी 5 है। ठीक है, आप उत्साह थोड़ा और बढ़ाओ अपना, आपने कहा 1 मीटर इसको और खींचो इधर, और 1 मीटर इसको और खींचो इधर। मैं क्या पूछ रहा हूं कि अब ये वैल्यू कितनी बची तुम्हारे पास, 2, और ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 5, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 5, कभी नहीं होगी। सो कहने का मतलब ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आपके लैडर की लेंथ जब फिक्स है और ये किसी सरफेस पे, एक्चुअली ये फिजिक्स का सवाल है, अगर किसी सरफेस पे है और जब ये सरकता है ना ऐसे, राइट, तो वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस मूवमेंट नीड नॉट टू बी द सेम, दे कैन बी सेम इन दिस केस व्हेन आई हैव ए 3 4 5 का ट्राइंगल, जहां पर एक एक का चेंज ऊपर यहां पर और यहां पर, इट्स ओके, इट इज वर्किंग इन वन केस फॉर वन वैल्यू, नॉट ऑलवेज। आप खुद यहां से देखो कि अगर जब आपने इसको 2 बना दिया और इसको 2 दे दिया 4, तो 5 हो गया, ये 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है, ट्राइंगल ही फेल हो गया, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो। ओके, तो दिस इज नॉट कि जितना ऊपर से लैडर सरकेगा वो लैडर का पोर्शन नहीं है जो सरक रहा है, वो दीवार का पोर्शन है। लैडर की लेंथ वही है ना, लैडर मूव कर रही है आपकी। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो दिस इज अ बेसिकली वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, दिस नॉट इक्वल लेंथ, जितना ऊपर गिरेगा उतना ही नीचे जाएगा, नो, इट हैज टू मेंटेन राइट एंगल ट्राइंगल, तो उतनी लेंथ उसके पास, अगर उतना जाएगा तो लैडर ही टूट जाएगा फिर। ठीक है, लैडर ब्रेक हो जाएगा। फाइन, कैन ए स्केलिन ट्राइंगल साइड सबटेंड इक्वल एंगल विद ए टावर प्लेस्ड एट द सेंटर? व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटर ऑफ ए स्केलिन ट्राइंगल सर? What do you mean by the center? I will ask you which center. जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन की, तो वहां पर सेंटर का मतलब होता है सिमेट्रिकली प्लेस पॉइंट, क्योंकि वहां सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है नॉट? लेकिन जब हम स्केलिन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेंटर? बहुत सारे सेंटर हैं, अगर आप वो सेंटर सर्कम सेंटर ले लो तो क्या होगा कि उसके टिप पर ये पॉइंट्स इक्वल एंगल बनाएंगे। ओके, वो पॉइंट इक्वल एंगल बनाएंगे, साइड लेंथ डिफरेंट हैं, साइड्स जो एंगल बनाएंगी दे आर डिफरेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, points will make the same angle if you put that at the circumcenter. No, it's not about center, Krishna. Understand this. सेंटर से आप पॉइंट के एंगल को फिक्स कर सकते हैं, साइड के एंगल को फिक्स नहीं कर सकते। इसको आपको समझने की जरूरत है। ओके, यू कैन फिक्स एंगल ऑफ ए पॉइंट बट नॉट ऑफ द साइड। हाँ जी, कोई टॉपर को रहमोविद टॉपर में लाइए, वर्चुअल नहीं फिजिकल, प्लीज नवीन यादव। मतलब जान ले लो मैं टॉपर्स की या अपनी दे दूं? कोविड बहुत बढ़ गया है, रिस्क नहीं लेना है। मेरा भी बहुत मन है कि मैं इंटरव्यू शुरू करूं, बंद कर रखा है इतने दिनों से, लोग वेट कर रहे हैं। कई टॉपर्स को लग रहा है कि मैं बुलाऊंगा नहीं उनको, ठीक है,
क्योंकि मैंने किसी को भी अप्रोच ही नहीं किया है, बिकॉज सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क। इट्स नॉट अबाउट टॉपर एंड मी, इट्स अबाउट देयर फैमिलीज ऑल्सो, कि वो यहाँ आएंगे फिर वापस जाएंगे, कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये क्या कहलाएगा, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है, सो इसलिए जो है ना, अभी हम जल्दी में नहीं है, हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि टॉपर्स बहुत आना चाहते हैं, सबको फिजिकल शूट पसंद है, अच्छा भी है, वो फिजिकल शूट में ज़्यादा मज़ा भी आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, उसका आउटपुट अच्छा होता है, इट्स मोर पर्सनल, इट्स मोर बेटर। देखते हैं, कुछ ओपन एयर प्लान कर रहा हूँ, शूट हो जाए। सो द आइडिया इज दैट ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाएगी कोविड से, वी हैव टू गो ऑन, वी हैव टू डू थिंग्स, बट वो रिस्की नहीं होनी चाहिए, उसी चीज़ को हम एश्योर कर रहे हैं। सो अभी मेरी बात चल रही है कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओपन एयर कर लें क्या शूट, ओपन एयर में थोड़ा सा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। इंडोर में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बिकॉज इंडोर में you have AC circulation and all and number of things. आउटडोर में इट्स बेटर, डिस्टेंस पे बैठ के कुछ कर लिया जाए। सो देख रहे हैं, अब हम ये भी नहीं कर सकते कि हम कहें टॉपर का कोविड टेस्ट होगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना, कि हम कहें नहीं टॉपर आएगा उसका कोविड टेस्ट लेंगे, सबका कोविड टेस्ट होगा पूरे क्रू मेंबर्स का, और उसके बाद फिर शूट होगा, इट विल बी टू मच। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सेम टॉपर को दोबारा बुलाने का चैलेंज ये है ना कि यार ना उनको पता है कि क्या बोलेंगे, ना मुझे पता है मैं क्या पूछूंगा। ये भी समझो ना, जिसका ऑलरेडी हम इंटरव्यू ले चुके हैं, उसके इंटरव्यू के ऑलरेडी 3-4 लाख व्यूज हो चुके हैं, अब वो कह रहा है मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्या पूछूंगा, वो भी सोचेगा कि मैं क्या बोलूंगा, ऑलरेडी वो सब कुछ बोल चुके हैं, बस वो यही बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तो वो नहीं था। ठीक है, तो नए लोगों से मिलते हैं, नए टॉपर्स को बुलाते हैं, जिनका हो चुका है उनको दोबारा बुलाने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि वो भी सेम रेपिटेटिव स्टोरी हो जाएगी, वो भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, मैं क्या पूछूं। ठीक है, सो देखिए वैलिडिटी का जिसका भी इशू है, नितेश प्लीज एक बार टीम को बोलिए कि वो लिखें, बात करें। ऑलराइट, टीम समस्या का समाधान करेगी सर, एक बार आप नितेश बोलिए उनको, टीम को लिखें, चैट पे लिख दें ऐप के अंदर से। ठीक है, DI एडमिनिस्ट्रेशन की शीट डलवा दीजिएगा, मैं देखता हूँ, अगर नहीं पड़ी है तो डल जाएगी, है ना। तो चलिए अभी कोई नहीं, टॉपर इंटरव्यू शुरू होंगे, बट बाहर की जो क्या कहते हैं रियलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, मेरा एक टूर प्लान किया था मैंने शहर शहर आने का, सब कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने ये चीज़ सोची कि मेरी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो एटलीस्ट। ठीक है, इतना तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, और इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आपस की मीटिंग के चक्कर में और फिर कोविड दे बैठे हैं, ले बैठे। जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा, और उसके थ्रू अगर हो जाए तो बात अलग है। अब इस समय कहो कि मीटअप करवा दो, इट इज़ मोर फैंसी। मतलब अभी मैंने देखा कि दिल्ली में टीचर्स मीटअप कर रहे थे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा था, बिकॉज नहीं करना चाहिए, दैट्स माई फीलिंग एक्चुअली। कोविड अभी गया नहीं है, ये बढ़ भी इसीलिए रहा है बिकॉज पीपल हैव फॉरगॉटन कोविड। आप देखो जिस तरह की एक्टिविटी मुझे लास्ट 4 मंथ्स में लोगों को दिख रही है ना, ठीक है, दैट इज नॉट गुड। मे बी आप कहोगे पॉलिटिशियन भी तो कर रहे हैं, उनका काम ही है हमें उल्लू बनाना, वो करने दो, लेकिन हम और आप जिम्मेदार नागरिक की तरह अगर व्यवहार नहीं करेंगे, ये कोविड इसलिए बढ़ रहा है। लोगों ने बीच में, मैं अभी भी देखता हूं पार्क में, यहां वहां कहीं भी लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोविड चल रहा है, ना मास्क लगाते हैं लोग, कुछ नहीं करते हैं लोग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपस में मिलना छोड़ दो, किंतु इसको कम से कम रखो। ठीक है, जितना कम से कम पॉसिबल है उतना कम से कम रखो। तो ये जिम्मेदारी आप लोग भी लो, मैंने भी ली है, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, होली में घर नहीं गया। ठीक है,
कोशिश करता हूँ कि चलो जितना अवॉइड कर सकते हैं कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हाँ घर जाना ही छोड़ देंगे, कभी जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मम्मी पापा को वैक्सीन लग गया और आई थिंक आज कल सेकेंड डोज उनको लग गई है। अब उसके 15 दिन बाद बोलते हैं सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी आ जाती है, तो ठीक है, मतलब एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो गया, दैट्स गुड। अपने पेरेंट्स को वैक्सीन लगवाइए, जब आपको मौका मिले आप भी लगवाइए, ओके, ऑलराइट। बाकी टीचर को देख रहे हैं कि वो अपने बैच के टॉपर का शो ऑफ कर रहे हैं और कुछ बताते नहीं। देखिए प्रॉब्लम बताऊं क्या है संदीप, उनकी भी गलती नहीं है एक्चुअली। चैलेंज यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ स्टेक पर लगा होता है। स्टेक पर यह लगा होता है कि लेटेस्ट से कि कोई टॉपर का कोई इंटरव्यू ले रहा है, अब उस इंटरव्यू में कोई दूसरे टीचर का नाम ले रहा है, तो उस टीचर को लगेगा कि यार कहीं मेरा बिजनेस कम ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत फियरलेस एटीट्यूड चाहिए, मेरी तरह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द काउच फॉर द इंटरव्यू, आई एम नॉट रैमो एज द टीचर who is looking to gain more and more students. No, I'm just sitting there bringing out stories. That's it. मैंने अपने टॉपर शो में कभी अपने स्टूडेंट को नहीं बुलाया आज तक। डू यू नो व्हाई? अभी बीच में हमने वो मेंस वाला इंटरव्यू लिया था जब एक दो, तो उस समय पहली बार ऐसा हुआ है, बट वो प्रॉपर रैमो विद टॉपर्स वाला शूट नहीं था। जो 2019 मेंस के बच्चे हैं उनका इंटरव्यू एक दो हमने डाला था, बट अदरवाइज मैंने रैमो विद टॉपर्स का जो पूरा सीजन 1 गया उसमें किसी भी टॉपर को ऐसा नहीं बुलाया जो हमारे एग्जामों के बच्चे थे और सिलेक्टेड थे। ऐसा नहीं कि एग्जामों के बच्चे सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन पर्पज ये था कि द मोमेंट आई कॉल देम एंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड टॉक अबाउट मी, पीपल विल फील कि ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है। सो टू गिव इट मोर जेन्यूननेस, आई सैक्रिफाइस माई पोजिशन एज ए टीचर and I call people mostly who are not my students, ठीक है, not my student in a way कि ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मुझसे कहीं ना कहीं से पढ़ा नहीं है, उन्होंने YouTube फॉलो किया है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, वो सवाल भी मैं नहीं पूछता हूं, अक्सर अवॉइड करता हूं, ताकि ये वो इंटरव्यू ना बन जाए कहीं। जब एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा जो कि है लोगों का, देन जो जेन्युइन इंटरव्यूज हैं हमारे अपने बच्चों के, वो भी हम उसमें ला सकते हैं, लाएंगे, ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं कि मैं हर सारे इंटरव्यू वही करूं जो मुझे फायदा पहुंचाए, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो टॉपर शो नहीं है। फिर मैंने इसको इसलिए शुरू ही नहीं किया था, मेरी शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि मैंने जब बाकी इंटरव्यूज देखे तो मुझे लगा ये इंटरव्यू नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। लेट्स ब्रिंग आउट द ट्रूथ, जो उनके मन में बोले, एंड दे नीडेड अ प्लेटफॉर्म एंड आई गिव दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। सो मैं करूंगा उसको, क्योंकि मेरे सामने कोई कंपल्शन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, सब मेरे दोस्त हैं, बाकी टीचर्स का भी नाम लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं तो चाहता हूं कि ले नाम। हाँ जी भाई, जिसने किसी बच्चे के पीछे मेहनत करी है, जिसने किसी बच्चे के पीछे कुछ समय दिया है, तो अगर वो उनका नाम ले रहा है तो लेना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो एनीवे, चलो शुरुआत करेंगे सुरक्षित रह के, सावधानी से। एग्जामोलिसिस के CHSL के गूगल फॉर्म में वेस्ट बंगाल का डेट नहीं दिया है, वेस्ट बंगाल का डेट आ गया है और नहीं दिया है, बोल दूंगा मैं इस बात को, ठीक है, मैं बोल दूंगा इसको, ओके। 40 नंबर क्वेश्चन रह गया था क्या? नहीं किया था, एक मिनट रुको, क्या टाइम हो गया? अच्छा, क्या था साहब? कितने लोगों ने सवाल को ट्राई किया और नहीं हुआ? किसी से सवाल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे जल्दी से। किसी से क्वेश्चन हुआ? एनीवन? किसी से सवाल हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बताओ हाँ या ना। देखो प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया था आपको, आपने सॉल्व नहीं किया।
अगर आप बोलोगे कि नहीं हुआ, इसका मतलब आपने उस सवाल में कुछ भी नहीं किया और वेट कर रहे हो कि मैं इसका आंसर बता दूं, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, हुआ नहीं, ना 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 ना, फिर आपने ठीक से कोशिश नहीं किया। एक बार और ट्राई करो, कल बताऊंगा। कल क्लास के बाद 9:30 बजे के बाद मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। 24 घंटे का समय और है, ट्राई करो। ठीक है, देखिए जब मैं कोई सवाल छोड़ता हूं तो मैं चाहता हूं उसके पीछे आप सोचो। अगर आप सोचोगे नहीं तो मुझे वो एक्सरसाइज का मतलब नहीं है फिर। ओके, और सोचोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा इसका। तो प्लीज कल सोचना, 9:30 बजे कल क्लास के बाद मैं इसको करा दूंगा। हाँ जी, ठीक है। तब तक मैं आपको और परेशान करना चाहता हूँ। मुझे एज ए टीचर स्टूडेंट्स को परेशान करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए तुरंत सोल्यूशन, वो मैं देता नहीं हूँ, कई बार लटका के रखता हूँ। देयर इज ए पर्पस एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्पस फॉर बिहाइंड दिस। वो आपको समझ में भले ही ना आए, बट है। ठीक है, चलो कोशिश करना इसको, कल 9:30 बजे करा दूंगा इसको। थैंक यू।